धीरे से खिड़की के रास्ते नीचे सरकाया क्योंकि उसे जेल से भागना था। इसलिए कैदी ने लोहे के अपने बनाए हुए हुक को धीरे से खिड़की के रास्ते नीचे सरकाया क्योंकि उसे जेल से भागना था। इसलिए उसका हर एक कदम बहुत संभल कर उठ रहा था। उसे डर था कि कोई भी गड़बड़ बाहर खड़े पुलिस वालों को अलर्ट कर देगी। तभी सामने वाले कैदी के इशारे पर वो हुक एकदम सही जगह पर जाकर दरवाजे की कुंडी में फंस गया। उसने हल्के से हुक को खींचा और बिना कोई आवाज किए वो छोटी सी खिड़की खुल गई। इसके बाद उसने बहुत आराम से कवर को नीचे किया ताकि कोई शोर न हो। फिर धीरे से अपना बायां हाथ बाहर निकाला ताकि बाहर का दरवाजा खोल सके। लेकिन तभी एक पुलिस वाला अचानक अंदर भागता हुआ आया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और आते ही उसने तुरंत दरवाजे को अंदर से कसकर लॉक कर दिया। फिर वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसे इस हालत में देखकर गाड़ी के अंदर मौजूद सभी कैदी घबरा गए। वे सब उससे बार बार पूछने लगे कि आखिर बाहर क्या हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन सब ने बाहर से जबरदस्त फायरिंग की आवाजें सुनी थी। लेकिन मार्टिन ने उनके सवालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप फर्स्ट एड बॉक्स के पास गया और उसमें से अल्कोहल और पट्टी निकाली। फिर उसने दर्द सहते हुए अपने पैर के उस हिस्से पर अल्कोहल डाला जहां उसे गोली छूकर निकल गई थी। ये सब देखकर वो कैदी भी रुक गया जो अभी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। वो वापस अपनी जगह पर छुपकर बैठ गया। मार्टिन अभी जमीन से उठा भी नहीं था कि तभी गाड़ी के बाहर से ड्रिल मशीन की तेज आवाज ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजे के बीच में अपना पैर अड़ा दिया। फिर उसने मार्टिन की गर्दन दबोच ली। मार्टिन ने भी हार नहीं मानी और पलटवार करते हुए अपनी उंगलियां उसकी आंखों में गड़ा दी। दर्द के मारे रामेस ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दे दिया और फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगी। अफसोस की बात थी कि मार्टिन के पैर में चोट थी, इसलिए कुछ ही देर में रामेस ने उसे उठाकर कॉरिडोर में पटक दिया। तभी मार्टिन ने अपनी बंदूक निकाल ली और किसी तरह हालात को संभाला। लेकिन जैसे ही वो उठा ताकि रामेस को वापस सेल में बंद कर सके, तभी अचानक एक अजीब सी महक हर तरफ फैलने लगी। सेल में बैठे उस बूढ़े आदमी ने जब जमीन पर हाथ लगाया तो उसे पता चला कि वहाँ हर तरफ पेट्रोल फैला है। इससे पहले कि वो मार्टिन से मदद मांग पाता, छेद के रास्ते एक छोटी सी आग की लपट अंदर फेंकी गई। देखते ही देखते आग भड़क उठी और बगल वाले सेल की तरफ भी फैलने लगी। अगर तुरंत कुछ नहीं किया जाता तो सब लोग जिंदा जल जाते। ये देखकर मार्टिन सब कुछ छोड़कर तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेने भागा। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी बच नहीं पाया। जब फिर उसने तुरंत चाबियां उठाई और बाकी लोगों की तरफ मुड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, बाहर खड़ा वो आदमी हम सबको मार डालेगा। इस बीच वो हमलवार कैमरे से गाड़ी के अंदर की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। जब उसने देखा कि मामला फिर से अटक गया है तो उसने दोबारा वॉकी टॉकी उठाया और सबसे कहा कि अगर तुम लोग सैंडी को मेरे हवाले कर दो तो बाकी सबको कुछ नहीं होगा। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सबकी नजरें तुरंत सैंडी पर टिक गई और सैंडी भी उस आदमी की आवाज सुनकर पहचान चुका था कि वो कौन है। वो पूरी तरह टूट गया और रोते हुए सबको बताने लगा कि उस हमलवार का नाम मिगेल है। वो पहले एक बहुत ही करप्ट पुलिस वाला था। एक हादसे की वजह से सैंडी ने उसकी शिकायत कर दी थी जिससे उसकी नौकरी चली गई और वो आज तक उस बात का बदला लेने के लिए घूम रहा है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। लेकिन उन कैदियों को इन पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी जान तुरंत बीच बचाव करने लगा और एक कैदी से भिड़ गया। लेकिन इतने सारे लोगों के आगे सैंडी टिक नहीं पाया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने सबके सामने वो चाबी निगल ली। उधर मार्टिन को भी एक जोरदार मुक्का पड़ा और वो बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने देखा कि उसे और सैंडी को वापस एक सेल में बंद कर दिया गया है। रामेस और बाकी लोग बात कर रहे थे कि क्या सैंडी का पेट चीर कर उसके अंदर से वो चाबी निकाल ली जाए। लेकिन तभी मिगेल की आवाज फिर से वॉकी टॉकी पर गूंजी। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे सैंडी जिंदा चाहिए और फिर उसने पूरी गाड़ी की पावर सप्लाई काट दी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अंधेरे में ही कुछ औजार ढूंढे और जमीन को तोड़ने लगे, ये देखने के लिए कि क्या नीचे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उधर मिगेल को भी समझ आ गया था कि ये लोग सैंडी को बाहर नहीं ला सकते, इसलिए उसने अपनी शर्त बदल दी। उसने कहा कि अगर सैंडी सच सच वो बात बता दे जो वो जानना चाहता है तो वो बाकी सबको छोड़ देगा। लेकिन सैंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर मिगेल ने कुछ और नहीं कहा। वो बस चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े गाड़ी को दूर की तरफ चलाता रहा। चलते चलते जब वो एक जमी हुई झील के बीचों बीच पहुंचा तब जाकर उसने गाड़ी रोकी। इस समय तक सुबह की रोशनी हो चुकी। काफी देर तक सोचने के बाद मिगेल अपनी बंदूक लेकर गाड़ी से नीचे उतरा और उसने जमीन पर जमी बर्फ की तरफ निशाना साधा। टायरों के आसपास की बर्फ को तोड़ने के बाद वहां से जाने के बाद जब उसे समझ आ गया कि वो वापस वैन में नहीं जा सकता तो उसने तय किया कि वो अपने ही हाथों से ये सब खत्म कर देगा। जल्द ही टूटी हुई बर्फ बड़े हिस्से में धंसने लगी और भारी भरकम सिक्योरिटी वैन सबको पूरी तरह निगलने ही वाला था। मार्टिन से और रहा नहीं गया। उसने बता दिया कि वैन में बाहर निकलने का एक और रास्ता है जो ऊपर लाइट के कवर के पीछे छिपा है। उसने ये बात पहले इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर मिगेल अंदर आ गया तो उन सबकी मौत और भी जल्दी हो जाएगी। ये सुनते ही रामेस ने बिना एक पल सोचे तुरंत चाबी उठाई, हथकड़ी खोली और उन दोनों को आजाद कर दिया। तब तक वैन पूरी तरह झील के तल में डूब चुकी थी। मौत का खौफ सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। अब वो बस पूरी जान लगाकर उस निकास की तरफ तैर सकते थे। ब्लॉन्डी लड़का सबसे पहले तैरकर पानी से बाहर आ गया। रामेस भी उसके ठीक पीछे था। लेकिन मार्टिन को अच्छे से तैरना नहीं आता था और वो आखिरी पल में बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से रामेस ने इशारों में रामेस को वहां से जाने दिया ताकि वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तभी पास के गांव से गोलियां चलने की आवाज आई। साफ था कि मिगेल ब्लॉन्डी का पीछा कर रहा है। वो आवाज के पीछे भागा और उसने देखा कि मिगेल दूसरी मंजिल से पागलों की तरह गोलियां चला रहा है और ब्लॉन्डी दीवार के पीछे छिपा हुआ है और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये देखकर कि उन दोनों का ध्यान उस पर नहीं है, वो दबे पाव चुपचाप उनके पीछे पहुंच गया। लेकिन तभी फर्श की चरमराने की आवाज से मिगेल चौकन्ना हो गया। वो झटके से मुड़ा और अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी। लेकिन उसने गोली नहीं चलाई बल्कि भारी आवाज में मार्टिन से कहा कि वो यहाँ से चला जाए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभालूंगा। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये
बात सुनकर मिगेल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी असल मंशा जाहिर की। 1 साल पहले उसकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। अपनी तहकीकात के बाद उसे शक हुआ कि इस काम के पीछे ब्लॉन्डी और उसके साथियों का हाथ है। उस वक्त वो पुलिस में था और उसने कानून के दायरे में रहकर सच जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे कभी कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जिससे उन्हें सजा मिल सके। आखिर में इस केस की वजह से उसे पुलिस फोर्स से भी निकाल दिया गया। हर तरफ से हारकर उसने तय किया कि वो अपने ही तरीके से इंसाफ करेगा। कुछ ही दिन पहले वो जोरदार मार के साथ जमीन पर गिरा दिया। मिगेल ने उस पर और हमला नहीं किया, बल्कि मुड़कर उसी दिशा में भाग गया जिधर ब्लॉन्डी गया था। जमीन पर खून के निशानों का पीछा करते हुए वो जल्द ही ब्लॉन्डी तक पहुंच गया। कुछ देर बाद मार्टिन को भी होश आ गया और वो भी खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां आ गया। उसने देखा कि मिगेल के सिर पर दे मारा। मिगेल उठकर वापस वार करना चाहता था, लेकिन मार्टिन ने उस पर बंदूक तानकर उसे रोक दिया। इसी बीच पुलिस की रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई। मार्टिन को लगा कि अब ये सारा बवाल आखिरकार खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल ब्लॉन्डी का असली चेहरा सामने आ गया। उसकी वो डरी हमी और मासूम सी शक्ल अब कहीं गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक घमंडी और बेखौफ शैतान ने ले ली थी। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ मिगेल से कहा कि वो उसे बचाए। ये बातें सुनकर मार्टिन पूरी तरह सुन्न रह गया। उसे यकीन हो गया कि ये आदमी सच में एक जानवर है। खुद एक पिता होने के नाते वो मिगेल के दर्द और बेबसी को अच्छी तरह समझ सकता था। इसलिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंचने से पहले ही उसने अपनी बंदूक उठाई और उसका निशाना ब्लॉन्डी पर साध लिया। उसने गुस्से में इन अगले ही पल जैसे ही उसके दाएं हाथ में गोली लगी, भयंकर दर्द और मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। ब्लॉन्डी दर्द से बुरी तरह चीखने लगा, लेकिन मार्टिन को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया था और उसने फिर से धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाई। ये सुनते ही मिगेल दुनिया में इंसानियत का एहसास कराया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।